Recording in progress. अवस्था अगर गांव में हो जाए तो गेहूं से आटा बनाने का काम गांव में हो सकता है। अगर गेहूं
नमस्कार। जैसा कि आपने अभी वीडियो सुना है, राजीव दीक्षित जी का जो वीडियो सुना, इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिली होगी। हालांकि आपने कई बार इस वीडियो को सुना होगा, लेकिन फिर भी जब भी हमारी ये क्लास शुरू होती है, तो उससे पहले हम उस वीडियो को जरूर सुनते हैं, क्योंकि हमारे आदर्श है, हमारे प्रेरणा स्रोत है राजीव दीक्षित जी। उन्हीं के व्याख्यानों के आधार पर हमने ये जो योजना बनाई है, जिसमें हमने ग्रामोत्थान संकल्प नाम रखा है। और दूसरा जो है सपनों का भारत, वही सपनों का भारत जो राजीव दीक्षित जी चाहते थे, वही सपनों का भारत जो उन्हीं के सपनों का भारत जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे क्रांतिकारियों के सपनों का भारत अगर ये बनेगा, तो सच्ची में उन्हीं को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उनके सपनों का भारत बनाने में काफी संघर्ष आ रहा है। अभी 100 साल हो गए हैं आजादी को, लगभग 100 साल होने को आए हैं, लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों पर अभी तक हमारा जो भारत है वो उस सपनों के आधार पर नहीं बना है। और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो सारी चीजें आज अपन डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत सारी डिस्कस पहले कई बार हो चुकी है। अभी हम क्या करना बाकी है, उस पे हम बात करेंगे। क्या क्या चीजें करनी बाकी है और क्या हम कर सकते हैं, हमसे क्या क्या चीजें संभव है वो करना होगा। बाकी बहुत सारी बातें हैं होती है, लेकिन वो सारी चीजें हम अब नहीं करेंगे। चलिए, मैं एक पीपीटी शेयर करता हूं आपको। जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो शेयर करता हूं मैं आपको। और उस प्रेजेंटेशन के तौर पर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत बनाना है, उसके लिए हमने क्या क्या तैयारियां कर रखी है। तो चलिए, मैं आपको, अभी मेरी पीपीटी अधूरी है, फिर भी मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ। सपनों का भारत, किनके सपनों का भारत? उन स्वतंत्रता सेनानी, उन वीर बहादुर जो हमारे सिपाही थे, उनका, उनके सपनों का भारत जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसके पहले भी जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने भी भारत माता के सपूत हुए, जिन्होंने भारत माता को आजाद करने के लिए, माता को विदेशी आक्रांताओं से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन सभी वीर क्रांतिकारियों के सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। और हम उसी काम के लिए अभी हम ये मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग का अंततः प्रयोजन यही है कि हमारा भारत है वो क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बने। चलिए, तो नेक्स्ट में चलता हूं। अभी हम जो भी बात करने वाले हैं, उन बातों में शीर्ष पर रहेंगे राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान। राजीव दीक्षित जी कौन थे, परिचय हम अभी जानेंगे। उसके बाद में हमारे नेताओं को क्या संदेश देना होता है, एक संदेश है जो हमारे नेताओं तक पहुंचे। दूसरा ग्रामोत्थान संकल्प, कृषक उद्यमिता, और उसके बाद में अगले कदम, यानी कि आगे हमें क्या करना है। इन 5 विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहला जो भाग है वो परिचय है, दूसरा भाग है जो नेताओं के लिए संदेश है, तीसरा भाग है वो ग्रामोत्थान संकल्प है, चौथा भाग है वो कृषक उद्यमिता, और पांचवा भाग है वो अगला कदम, यानी आगे क्या। चलिए, चलते हैं अगली में। अगली जो पीपीटी की अगली क्लिप है, उसमें संक्षिप्त परिचय। राजीव दीक्षित जी का परिचय। बहुत राजीव दीक्षित जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए, उनका परिचय देना यानी कि 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो भारत के लिए बहुत, मतलब बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ करते थे। इन्होंने भारत के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो वास्तव में उनके अलावा कोई कर नहीं पाता। तो उनके जीवन का अगर परिचय हम देने बैठे, तो आप समझ लीजिए कि उनका परिचय हम 1 2 5 दिनों में नहीं दे सकते।
लेकिन संक्षिप्त परिचय हम अभी समझते हैं। संक्षिप्त परिचय में क्या है कि बलिदानी राजीव दीक्षित जी एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे, व्याख्याता थे। और व्याख्याता यानी उन्होंने बहुत सारे व्याख्यान दिए, इसके हिसाब से हम व्याख्याता लिख रहे हैं। और स्वदेशी आंदोलन के नेता थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन भारतीय संस्कृति, स्वदेशी आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित किया था। राजीव दीक्षित जी ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए, जिसमें शामिल है स्वदेशी आंदोलन, भारतीय संस्कृति और इतिहास, आर्थिक स्वतंत्रता, शिक्षा में सुधार, सामाजिक न्याय। उनके व्याख्यानों और कार्यों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये उनका छोटा सा परिचय है। बिल्कुल छोटे में अगर संक्षिप्त में हम परिचय अगर करें तो इस टाइप से परिचय है। बाकी राजीव दीक्षित जी का परिचय अगर हम देने बैठे तो बहुत लंबा समय जा सकता है। चलिए, मैं राजीव जी का एक कथन था जो ट्रेडमार्क कथन कह सकते हैं। राजीव जी हर बार कहते थे कि मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। मैं उस काम में लगा हुआ हूं। तो ये राजीव जी का एक परिचय। उसके बाद में चलते हैं हमारे नेताओं के लिए क्या संदेश है। हमारे नेताओं के लिए ये संदेश है कि स्वावलंबी भारत निर्माण के सपने को साकार करने का प्रथम पायदान है गांवों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। यानी अगर भारत को स्वावलंबी बनाना है या स्वावलंबी बनाने के लिए जो हमने अगर सपने देखे हैं, तो उसको साकार करने का प्रथम पायदान यानी कि पहली जो सीढ़ी है वो है गांवों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। क्योंकि किसी भी कृषि प्रधान देश में किसानों का आत्मनिर्भर होना ही विकास की प्रथम कड़ी है। जैसा कि आपको पता है, हमने पढ़ा भी है और हमें सबको पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो भी कृषि प्रधान देश होता है उस देश को अगर उस देश को अगर वास्तव में वापस खड़ा करना है, तो क्या करना होगा। कृषि प्रधान देश को कृषि के मामले में ही हम उनको विकसित कर सकते हैं। कृषि को बढ़ा करके या कृषि के काम को बढ़ा करके ही हम भारत को वापस सोने की चिड़िया कर सकते हैं या वापस भारत को स्वर्णिम इतिहास में ले जा सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं हो पा रही है और बहुत सारे कारण है जिस कारणों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा समय जाता है और बहुत सारे लोगों ने उस पर चर्चा की हुई है। तो हमें आप सबको और हमें सबको पता है कि बहुत क्या क्या कारण है। ठीक है, उन कारणों पर नहीं जाकर के हम बात निवारण तक करेंगे, कि निवारण की ही बातें करेंगे, कारणों की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद में किसान आत्मनिर्भर बनेगा अगर स्वावलंबी भारत का निर्माण करना है, तो गांवों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना होंगे। गांवों में अगर रोजगार के साधन उपलब्ध हुए तो किसान आत्मनिर्भर बनेगा। अच्छा, किसान अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो ही वो उन्नत किस्मों की फसलों का उत्पादन कर पाएगा। यानी बढ़िया से बढ़िया फसल का उत्पादन तब कर पाएगा जब किसान के हाथ में पैसा होगा, किसान सक्षम होगा, किसान सशक्त होगा, किसान के घर में अनाज होगा, किसान भूखा नहीं होगा। और किसान अगर समृद्ध होगा तो ही वो अच्छी किस्म का अनाज का उत्पादन कर पाएगा और अच्छे तरीके से वो काम कर पाएगा। उसके अलावा आजादी के शताब्दी समारोह तक भारत को विश्व शक्ति बनाने के सपने देखने वाले भारत के अग्रणियों को अपने मकसद को अगर सफल बनाने हेतु यही रास्ता अपनाना होगा। अगर भारत के अग्रणी यानी कि भारत के जो नेता है, जिन्होंने भारत को आजादी को 100 साल पूरे हो रहे हैं, भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसके लिए जो अग्रणी नेता है उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं। तो उस सपनों में क्या है कि किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी वो उन्नत किस्मों की फसलों का उत्पादन कर पाएगा। आजादी के शताब्दी समारोह तक भारत को विश्व शक्ति बनाने के सपने देखे हैं। क्या सपने देखे? भारत को विश्व शक्ति बनाने के जो सपने देखने वाले जो नेता है, उन नेताओं के लिए संदेश है कि अगर आपको भारत को वास्तव में विश्व शक्ति बनाना है, भारत को अगर 100 साल आजादी के पूरे होने तक अगर भारत को विश्व शक्ति बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, ताकतवर बनाना है, शक्तिमान बनाना है, तो क्या करना होगा। तो भारत को
मजबूत गांवों से करना होगा, गांवों को मजबूत करना होगा, ग्रामोत्थान करना होगा, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, गांवों में रोजगार देने होंगे। क्या होता है कि गांव अगर सक्षम हुए, सक्षम हुए, गांव समृद्ध हुए, तो ही भारत वास्तव में उस स्थिति पर जा सकता है। क्योंकि आपको पता है पौराणिक काल में क्या होता था कि जब भारत शक्तिशाली था, जब भारत समृद्ध था, जब भारत सोने की चिड़िया थी, उस समय की बात है। उस समय भारत के गांवों से अनाज उत्पन्न होता था, मसाले उत्पन्न होते होते थे, कपास उत्पन्न होता था, जिससे बहुत सारे कपड़े और बहुत सारी चीजें ऐसे रॉ मटेरियल गांवों से उत्पन्न होते थे। और उन्हीं की प्रोसेसिंग होती थी गांवों में, और प्रोसेसिंग होकर के उसको तैयार माल फिर सिटियों में भेजा, यानी शहरों में भेजा जाता था, और शहरों के माध्यम से उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। और एक्सपोर्ट यानी कि विदेशों में भेजा जाता था, और विदेशों में जाने के बाद, उसको बेचने के बाद, उससे जो प्राप्त होता था, यानी कि जो सामान हमने विदेशों में बेचा, उसके बदले में हम खाली सोना लाते थे। हम क्या करते थे, सोने में ट्रेडिंग करते थे। आज क्या होता है, आज डॉलर में ट्रेडिंग होती है, तो डॉलर में ट्रेडिंग होती है तो अमेरिका को फायदा होता है। लेकिन उस समय क्या होता था, सोने में ट्रेडिंग होती थी, और भारत विदेशों में अपना सामान देकर के बदले में सोना लाता था। और इस स्थिति में भारत सोने की चिड़िया था। इस स्थिति में क्या था, भारत सोने की चिड़िया था। आपको पता है, भारत कई अपन राजीव दीक्षित जी के कई व्याख्यानों में हमने सुना है कि भारत के मंदिरों में सोने, हीरे जवाहरात जड़े हुए होते थे। भारत के जो मंदिरों के दरवाजे हैं वो सोने के हुआ करते थे। ऊपर जो गुंबदों में सोना लगा हुआ होता था, बहुत सारी जगह सोना, पिलर जो थे उसमें सोना लगा हुआ था। बहुत सारी जगह सोना चांदी हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उसका कारण ये था कि भारत समृद्ध था, शक्तिशाली था। अगर भारत के मंदिरों में अगर इतना सोना होता, इतना अगर हीरे जवाहरात होंगे, तो भारत के लोगों के घरों में, यानी कि भारत की जो जनता है उनके घरों में कितना सोना होगा, कितना धन दौलत होगा। यानी कि उस समय की कल्पना हम कर सकते हैं कि भारत उस समय समृद्ध था। तब भारत सशक्त सशक्त था, और वो सशक्त होने का कारण क्या था कि भारत के गांवों में रोजगार था। और गांवों में जो चीजें तैयार होती थी, जो भी फसलें तैयार होती थी, उन सारी फसलों की प्रोसेसिंग पैकेजिंग होकर के उसको शहरों के माध्यम से विदेशों में बेचा जाता था। यही कारण था कि भारत क्या था, समृद्ध था, सशक्त था। और उस समय क्या होता था कि उस समय भारत में एक बात चलती थी कि उत्तम उत्तम खेती मध्यम बान, नीच नौकरी भीख निदान। आपको पता है, ये जो स्लोगन है, ये बहुत पुराना स्लोगन है, हमने कई बार सुना है। लेकिन इस बात को हमने कभी दिमाग से अगर सोचा तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तम खेती, उस समय क्या होता था कि खेती को उत्तम माना जाता था। उत्तम खेती मध्यम बान, बान यानी व्यापार, व्यापार को मध्यम माना जाता था, लेकिन नौकरी को उससे निकृष्ट माना जाता था। और भीख को तो सबसे ज्यादा निकृष्ट माना जाता है। यानी कि उस समय हमारे यहाँ भीख का लगभग कहीं ऐसा कोई था ही नहीं कि लोग भीख मांगते थे, क्योंकि समृद्ध थे और सशक्त थे। सब अपना अपना व्यापार करते थे। आज पता है आपको, आज की स्थिति देखे तो चाइना है, यानी चीन है, जापान है, वहां क्या होता है, छोटे छोटे गृह उद्योग, कुटीर उद्योग लगे हुए होते हैं। और हर आदमी अपना जो काम है वो घर में छोटा छोटा उद्योग लगा करके वो काम करते हैं। और उस माध्यम से वो पूरे वर्ल्ड को, यानी पूरे संसार को अपना सामान बेचते हैं। आज चाइना है, जापान है, समृद्ध क्यों है, इसीलिए समृद्ध है क्योंकि वह छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं। और हर घर को, हर हाथ को रोजगार है, हर हाथ को काम है, इसीलिए वो समृद्ध है। और वही स्थिति भारत में उससे कई गुना अच्छी थी, भारत की, जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था। आज अगर भारत को वापस विश्व गुरु बनाना है, तो हमें नौकरी की जो युवाओं में जो आदत पड़ गई है, नौकरी की जो भावनाएं अगर युवाओं में है, उन भावनाओं को हमें नौकरी से लेकर के कन्वर्ट करके, यानी कि नौकरी को छोड़ करके उनकी भावनाओं को कहाँ लाना होगा, हमें उद्यमिता की ओर लाना होगा। युवाओं को उद्यमी बनना होगा, और उद्यमी बन करके अपना प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेचना होगा। चलिए नेक्स्ट, कृषि कृषक उद्यमिता ही एक आर्थिक क्रांति की तरह किसानों को सफल उद्यमी बना सकती है। यानी कि कृषक उद्यमिता मतलब क्या होता है कि आज क्या हो रहा है, आज की स्थिति ये हो रही है कि किसान अपना उत्पादन तैयार करके मंडी में जाकर के या किसी मार्केट में जाकर के उन लोगों को देते हैं जो वास्तव में उनका जो किसानों के जो फसल का है सही उत्पादन नहीं देते। और वो अपने हिसाब से, अपने मन माने ढंग से
पैसा देते हैं और किसान उसको लेके आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति में किसान सशक्त नहीं हो सकता, समृद्ध नहीं हो सकता। किसान को अगर सशक्त और समृद्ध होना है तो अपने उत्पाद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग खुद करनी होगी और खुद बेचना होगा। मुझे पता है ये कठिन है, ये रास्ता कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल रास्ते को आसान करना होगा, हमें लगना होगा और लग करके ऐसे कामों को करना होगा ताकि किसानों को अपने प्रोसेसिंग, अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग करने में सहयोग मिल सके। और हमारा जो काम है वही, हम इसी काम को पकड़ करके चल रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, कृषक उद्यमिता करना चाहते हैं, किसानों को उद्यमी बनाना चाहते हैं, ताकि ये कृषक उद्यमिता आर्थिक क्रांति की तरह किसानों को सफल उद्यमी बना सकती है। इसमें बड़े पैमाने पर एवं छोटे पैमाने पर कृषि आधारित उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के माध्यम से किसानों की आय में निरंतर निरंतर वृद्धि से कृषक उद्यमिता को सुनिश्चित कर सकता है। यानी कि अगर किसान अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग खुद करेगा तो उसको अपने उत्पाद का मूल्य है वो ज्यादा मिलेगा, और मूल्य ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो सक्षम होगा, सशक्त होगा, और वो ही फिर अच्छा काम कर पाएगा। इसीलिए हमारे नेताओं को ये संदेश है कि आप इन काम पर ज्यादा फोकस करें, फालतू की रेवड़ियां ना बांटे, फालतू की जो फ्री की चीजें हैं उस पे आप हमारे देश का धन है वो बर्बाद ना करें, और आप सही मायने में भारत के गांवों को सशक्त बनाए, समृद्ध बनाए और ताकतवर बनाए, जिसमें किसानों को आप उद्यमिता के लिए बहुत सारे अनुदान दे, बहुत सारी लोन एक वगैरह ये प्रक्रिया है, उद्योग शुरू करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें काम करें, न कि आप फ्री वाली चीजें बांटे। ये हमारे नेताओं के लिए संदेश है, और ये हम सबके लिए भी है, ताकि हम, अगर हम ये सारी चीजें नेताओं को कहेंगे तो ये सारी चीजें नेताओं को नहीं करनी होती है, ये सारी चीजें हमें करनी होती है। इसलिए हमें इस कामों में लगना है, न कि नेताओं के भरोसे बैठना है। कोई सरकार, कोई नेता हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, हमारे लिए हम ही कर सकते हैं, और हमारे लोगों के लिए हम ही काम कर सकते हैं, हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए हम ही काम कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इस काम को करना है। इन सारे कामों को पूरा करने के लिए हमने एक संकल्प तैयार किया है जिसका नाम है ग्रामोत्थान संकल्प। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ग्रामोत्थान यानी कि गांव का उत्थान। गांव का उत्थान कैसे होगा? यानी कि गांव में जो हमने पीछे जितनी बातें की, इन सारी चीजों को अगर गांवों में लागू करते हैं तो गांव का उत्थान हो सकता है। अच्छा, गांव का उत्थान को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो कि हमने एक एफपीओ बनाया है, जो किसानों का संयुक्त एफपीओ है, उस एफपीओ को हमने शुरू इसी कारण किया है। तो नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसको हमने शॉर्ट में हम एनपीसीएल कहते हैं, तो एनपीसीएल ने एक ग्रामोत्थान संकल्प की रूपरेखा तैयार की है, जो गांवों के पुनरुत्थान के लिए नींव का पत्थर का काम करेगी। यानी कि ये जो हमारी संकल्प हमारा है, अगर इन संकल्प के साथ में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, आप सब अगर इनके साथ में आ जाए, इस संकल्प के साथ में आ जाते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, आगे बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। इस महान लक्ष्य को आसान बनाने एवं कार्य को गति प्रदान करने के लिए ग्रामोत्थान संकल्प है, उस जो ये अभियान है उसको हमने 5 आयामों में वर्गीकृत किया है, जिसके 5 आयाम बनाए हैं। तो 5 आयाम क्या है? पहला, ग्रामोत्थान संकल्प का पहला जो संकल्प आयाम है वो है आत्मनिर्भर किसान संकल्प। अगर किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो ही वास्तव में गांव की स्थिति सुधर सकती है, गांव की स्थिति अच्छी हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आत्मनिर्भर किसान संकल्प भी बहुत बड़ा संकल्प है, जिसमें बहुत सारे 12 प्रकार के, इसी में 12 प्रकार के अलग अलग प्रकार के काम है, जिसमें प्रत्येक पर अगर आप बात करें हम तो एक एक घंटा जा सकता है, लेकिन उन चीजों पर हम विस्तृत में कभी चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत में आपको बता देते हैं कि किसान आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। अगर किसान अपने खेत में जो चीजें डाल रहा है उसमें कम लागत हो और उत्पादन अधिक हो, ऐसी स्थिति अगर हम तैयार करें तो क्या होता है? आज की स्थिति क्या हो रही है? आज की स्थिति ये हो रही है कि किसान जो भी चीजें खेत में डालता है, यानी कि खेत में दवाइयां है,
खेत में बीज है, खेत में निराई गुड़ाई जुताई है, उसके अलावा जो मजदूरी है, वो सारी चीजें अगर कैलकुलेट करे, और किसान के 4 महीने की अगर किसान की खुद की मेहनत अगर अपन उसमें कैलकुलेट करें, और उसके बाद में जो प्रोसेस सॉरी उसके बाद में जो उत्पाद होता है, और अगर वो बेच के किसान आता है, तो उन सब का कैलकुलेशन करें तो किसान कहीं ना कहीं नुकसान में दिखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसान अपना गुजर बसर नहीं कर पाता है, और वो दिनों दिन उनकी स्थिति है वो अ, यानी कि उनकी स्थिति और खराब होती है। लेकिन अगर हम ये काम करें कि किसानों की आय में वृद्धि हो और उनका जो खर्चा अगर कम हो, ऐसी स्थिति करें, या ऐसी स्थिति ऐसी चीजों के लिए हम प्रशिक्षण दें, तो वास्तव में किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। और इस पर बहुत सारा लंबा अपन मतलब बहुत सारा इसमें बातें कर सकते हैं, यानी कि ये जो है हमने बहुत सारी बड़ी योजना बनाई है, जिस पर अपन आगे बात करेंगे। उसके बाद में स्वावलंबी महिला संकल्प। आजकल क्या होता है कि गांवों में महिलाएं हैं, उनके पास में स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं है। कहीं न नहीं होने के बहुत सारे कारण है, नहीं होने के बहुत सारे कारण में एक कारण ये है कि अगर जैसे कि गांवों में अगर कोई रहता है, गांवों में जो महिलाएं रहती है वो सिटियों में जाना आना नहीं करती, या नहीं कर पाती, या सिटियों में जाकर के नौकरी नहीं कर पाती, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। ऐसे बहुत सारी सामाजिक हमारे जो सिस्टम है, उन सिस्टम के हिसाब से ये संभव नहीं है। तो इसलिए अगर गांवों में ही रोजगार की व्यवस्था हो, या घरों में ही अगर रोजगार की व्यवस्था हो, तो महिलाओं को काम मिलेगा। और अगर महिलाओं को काम मिलेगा तो उनके हाथ को मतलब उनके हाथ मजबूत होंगे, यानी कि उनको पैसा मिलेगा, और वो पैसा अगर घर में गया, अगर ग्रामीण महिलाओं के घर में वो पैसा गया, तो गांव की स्थिति अच्छी हो सकती है, गांव के लोगों की स्थिति मजबूत हो सकती है। यही है स्वावलंबी महिला संकल्प, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें बना, लघु उद्योग, गृह उद्योग की हमने योजनाएं बनाई, जिसमें हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बना सकते हैं, और उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, पैकेजिंग हो सकती है, ब्रांडिंग हो सकती है, और मार्केटिंग के माध्यम से हम उनको बेच सकते हैं। इन सारी चीजों की प्रशिक्षण हमने तैयारी इन सारी चीजों के प्रशिक्षण की हमने तैयारी की है। और इस जिसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी हाथ पकड़ कर उनका सहयोग किया जा सकता है। उसके बाद में तीसरा जो है वो युवा रोजगार संकल्प है। आजकल स्थिति क्या हो रही है कि युवाओं में नौकरी की जो भावनाएं जो आई हुई है, यानी कि युवा युवा जो आजकल क्या करना चाहते हैं, सब नौकरी करना चाहते हैं। बहुत सारे युवा है जो नौकरी करना चाहते हैं, अपना खुद का उद्योग शुरू नहीं करना चाहते, खुद का व्यवसाय शुरू करना नहीं चाहते। तो हमने एक स्लोगन दिया है कि हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी करने वाले या नौकरी मांगने वाले नहीं। हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी मांगने वाले नहीं। ऐसी स्थिति में हम युवाओं को क्या करना चाहते हैं कि युवाओं को उद्यमी बनाना चाहते हैं। युवा खुद जो पढ़े लिखे सशक्त युवा जो पढ़े लिखे हैं, वो युवा क्या करे, नौकरी की बजाय अपना उद्योग शुरू करे, गांवों में ही अपना उद्योग शुरू करे। आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं आ रही है, उन योजनाओं के माध्यम से अपना धन जुटाए, और अपना अ, कोई भी प्रकार का रोजगार प्रारंभ करे। उसमें हमने बहुत सारी चीजें तैयार की है, जिसमें हम प्रशिक्षण देते हैं। यानी कि किसी भी हमने 125 प्रकार के छोटे लघु उद्योग, 125 प्रकार के लघु उद्योग है जिस पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उन प्रशिक्षण के माध्यम से युवा अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में हमने उसमें प्रशिक्षण के बाद में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सब चीजों की इसमें प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखी है, जिसके माध्यम से युवा अपना रोजगार कर सकता है, अपना खुद का उद्योग शुरू कर सकता है, और अच्छा पैसा कमा सकता है, और अपने घर, अपने गांव, अपने देश को समृद्ध कर सकता है, सशक्त कर सकता है। उसके बाद में चौथा है जो गो समृद्धि संकल्प है, यानी कि गौ माता। गाय को हम माता क्यों कहते हैं? दूध तो हम भैंस का भी पीते हैं, दूध तो हम बकरी का भी पीते हैं, ऊँटनी का भी पीते हैं, लेकिन ऊँटनी माता, भैंसनी माता या बकरी माता नहीं कहते, सिर्फ गाय को ही माता कहते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। लोग मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर इन चीजों पर बात करें तो बहुत बड़ा विज्ञान है। क्योंकि गाय में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो वास्तव में देवताओं के मतलब देवताओं के समकक्ष गाय को खड़ा कर सकते हैं, ऐसे गुण हैं।
अच्छा, उसके बाद में गाय के उत्पाद है, जो गाय के पंचगव्य यानी कि गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का दही है, उसके बाद अलावा गाय का गोमूत्र है, गाय का गोबर है। इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। और इतने प्रोडक्ट बन सकते हैं कि अगर एक देसी गाय घर में हो, तो उस देसी गाय से, उनके उत्पाद से, उनके प्रोडक्ट से एक आदमी, एक किसान, एक गोपालक आराम से पर मंथ 50,000 से लाख रुपए कमा सकता है, अगर सारे गव्यों का अगर उपयोग करे तो हमने गो समृद्धि संकल्प में ये चीजें डाली है कि अगर किसी के घर में गाय है और वो गाय के उत्पादों को तैयार करके मार्केट में अगर बेचना चाहे, तो बहुत सारी चीजें कर सकता है। गाय के गोबर से, गोमूत्र से बहुत सारी चीजें बन सकती है, उससे दवाइयां भी बन सकती है, उससे बहुत सारे घरेलू सामान भी बन सकते हैं, रोज उपयोग में लेने वाले एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बहुत सारे बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आज के समय में बहुत सारी चीजें आ भी रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गो समृद्धि संकल्प एक ऐसा संकल्प है जिसमें हम ऐसे लोग जो वास्तव में गो पालन करके अपना काम करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपनी आय अच्छी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रशिक्षण उपलब्ध है। उसके बाद में पांचवा जो है वो विष मुक्त भोजन संकल्प है। विष मुक्त यानी कि विष का मतलब होता है जहर, मुक्त का मतलब बिना जहर का। तो आपको पता है आज के समय में हमारा भोजन है, सबसे दयनीय स्थिति हमारे भोजन की है और हमारी है, क्योंकि हम उसी भोजन को करते हैं जो वास्तव में कहीं ना कहीं हजारों मिलावटों के साथ में मिला हुआ होता है। आज लोगों को किसी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, अपने पैसे की चिंता है। किसी के स्वास्थ्य की चिंता के बगैर अगर हम हमारे पैसे की ही चिंता करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे घर तक आएगी। क्या होता है कि अगर हम हमारे लिए अगर हम माने कि हम कोई भी उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मसाला उत्पादन होता है, हमारी जो फसलें उत्पादन हो रही है, उन फसलों में हम बहुत सारे जहर, कीटनाशक दवाइयां वगैरह डालते हैं। उसके अलावा भी वो सारी चीजों के बाद में भी अगर हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे किसी भी हम गेहूं के आटे की बात करें, तो गेहूं के आटे का जो जहाँ भी प्रोसेसिंग होता है, पैकेजिंग होता है, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। जहाँ तेल की जो मिलें लगी हुई होती है, उसमें तेल जो ओरिजिनल होता है उसके अंदर बहुत सारी मिलावटें होती है, पॉम ऑयल डाला जाता है, उसके अंदर बहुत सारे एसेंस डाले जाते हैं, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। इन सारी चीजों को डाल करके उस चीजों को सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ये चीजें डाली जाती है, लेकिन प्रोडक्ट की तो सेल्फ लाइफ बढ़ती है, यानी कि प्रोडक्ट खराब है ये पता नहीं चलता है। लेकिन वो प्रोडक्ट अगर हम खाते हैं तो हमारी स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, हम दिनों दिन बीमारियों के ग्रस्त में आते जा रहे हैं, ऐसी स्थितियां हो रही है। तो अगर हम हमारा ये पांचवा जो संकल्प, वो ये संकल्प है कि हम विषमुक्त भोजन ले, हम क्या ले, हम एक संकल्प ले कि हमारा जो संकल्प ये है कि हम, मेरे घर का जो भोजन आएगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मैं मतलब मेरे पूरे परिवार के लिए जो भोजन आएगा, जिसकी जवाबदारी मेरी है शहर से लाने की या कहीं से भी लाने की, तो मैं उस उत्पाद को बड़ी शुद्धता के साथ में परख करके लाऊंगा। उसमें मैं ये चीजें जरूर ध्यान में रखूंगा कि इसमें कितनी सारी चीजें, कितना जहर डाला हुआ है। इसको उत्पाद करने के लिए, यानी कि इसको खेतों से पकाने, खेतों में पकाने के लिए कितना जहर डाला हुआ है, उसके बाद में इसकी प्रोसेसिंग हुई है वहां, इसमें कितना प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, उसमें कितनी मिलावट डाली हुई है, उसमें कितने एसेंस डाले हुए हैं। ये सारी चीजों को मैं जांच परख करके मैं लाऊंगा। और जिसमें मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल विषमुक्त है, या बिल्कुल कम, जिसमें बिल्कुल, या तो विषमुक्त, प्राथमिकता तो ये है कि बिल्कुल विषमुक्त होना चाहिए। लेकिन अगर विषमुक्त नहीं मिल पाता है, तो दूसरा स्टेप ये है कि आप कम से कम जहर वाला, जिसमें बहुत कम उपयोग किया हो, ऐसी स्थिति को घर में, ऐसे भोजन को घर में लाए, ऐसे उत्पाद को घर में लाए, ताकि आपकी स्थिति ठीक रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पैसा है वो पैसा हमारे काम नहीं आएगा। वो पैसा हम कहीं ना कहीं दवा खाने में, यानी कि हम हॉस्पिटलों में देंगे, और वो हमारा पैसा यूं ही बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि हम हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखें और फिर पैसा कमाएं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। आज के समय में ताकत जो है वो पैसे में है, आज के समय में धन में ताकत है, तो वो ताकत लेनी जरूरी है। लेकिन
उस ताकत को लेते हुए हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तो रन बनाना जरूरी होता है, लेकिन विकेट संभाल के बनाना होता है। अगर हम फालतू के शॉट खेले और विकेट ही चला गया तो हमारे रन कब बनेंगे? फिर अगर हम आउट हो गए तो हमारे रन नहीं बनेंगे। इसी प्रकार अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहा तो ही पैसों का सही उपयोग हम कर पाएंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो हम जो पैसे कमा रहे हैं उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अच्छा, ये चीज हमारे लिए है, ऐसा नहीं है कि ये चीज हमारे पूरे परिवार के लिए है। जो अनाज, जो हम जहरीला जो उत्पाद है, जो अनाज है, जो जहरीली चीजें हम जो भोजन उत्पाद हम घर में लाते हैं, उन सारी चीजों को, ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले खाते हैं, पूरा परिवार बैठ के खाता है, पूरा परिवार उसी का उपयोग करता है। तो स्वास्थ्य छोटे बच्चों का ज्यादा खराब होता है बड़ों की तुलना में, क्योंकि बड़ों ने तो कई कई बार क्या होता है, जो हमारा जो पहले का समय था उसमें हमने अच्छे अनाज खाए हैं, ताकतवर वाले अनाज खाए हैं, कम केमिकल वाले खाए हैं, तो हमारी स्थिति फिर भी ठीक है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को हम ये जहर खिला रहे हैं, तो उनकी स्थिति कितनी खतरनाक होगी। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख करके हमने एक संकल्प बनाया कि हम एक संकल्प लें कि आज से मेरा परिवार, मेरे परिवार के लिए जितना भी अनाज, जितना भी खाद्य उत्पाद है, वो जो भी मैं लाऊंगा वो ये पूरा परख करके जांच करके लाऊंगा, और मैं विष मुक्त लाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं अभी शुरुआत करूंगा, लेकिन लगभग साल 2 साल में मैं मेरे परिवार के जितने भी ये उत्पाद है जो मेरे परिवार के लिए उपयोगी है, उन सबको मैं विष मुक्त करके ही छोड़ूंगा। तो ये हमारा संकल्प है, पांचवा संकल्प। और इस संकल्प को हम 1 करोड़ लोगों को ये संकल्प दिलाना चाहते हैं कि भारत के 1 करोड़ लोग ये संकल्प ले कि हमारा जो भोजन है वो विषमुक्त हो। और विषमुक्त अगर भोजन होगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप भारत के आने वाले समय के कर्णधार बन सकते हैं। आपके जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा है, वो युवा वास्तव में भारत को समृद्ध सशक्तता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे बीमार रहे तो बीमारी की स्थिति में अगर आदमी बीमार होता है तो कुछ नहीं कर पाता। यानी समाज को, देश को अगर सशक्त बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो उसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य को ठीक करना जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करनी जरूरी है, हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। उसके बाद बाकी के काम है। पहला सुख निरोगी काया। आपको बताया कि पहले बहुत सारे शास्त्रों में ये बताया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी, हमारा शरीर निरोगी है तो ही वो पहला सुख है। उसके बाद बाकी के सुख आते हैं, उससे पहले बाकी के सुख नहीं है। तो हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये ग्रामोत्थान संकल्प बनाया है, जिसमें हमने 5 आयाम में इनको डिवाइड कर दिया है, जिसमें किसान, स्वावलंबी महिला, युवा रोजगार, गो समृद्धि संकल्प और विषमुक्त भोजन संकल्प। इन पर कार्य तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया गया हमारी ओर से, पूरा हमारी टीम की ओर से ये पूरा तीव्र गति से कार्य प्रारंभ है। अगर आप हमारे साथ में आना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए और बताइए कि आप क्या काम कर सकते हैं, किस काम को आप अपने हाथ में लेकर के आगे कर सकते हैं। इनमें सारी चीजें हैं। इनमें रोजगार की व्यवस्थाएं भी शामिल है, क्योंकि अगर हम सेवा ही करते रहेंगे तो लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी सेवा के बदले में हमारा अगर रोजगार भी चलता रहा तो इस काम को हम लंबे समय तक कर सकते हैं, और लंबे समय क्या, जीवन पर्यंत कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट इसके बाद का जो ग्रामोत्थान संकल्प के बाद का जो स्टेप है उसमें है कृषक उद्यमिता एक अभियान बने। कृषक उद्यमिता यानी कि किसान उद्यमी बने, जो कि अब पहले हमने देखा है। तो अगर किसान की उद्यमिता अगर एक अभियान बन जाता है तो वास्तव में एक नई क्रांति आ जाएगी, एक नई क्रांति आ जाएगी। अगर गांवों के, आपको पता है गांवों, एक भारत में 7 लाख के करीब गांव हैं। तो 7 लाख गरीबों, सॉरी, 7 लाख गांवों में किसानों की स्थिति अगर ठीक हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो भारत की स्थिति वास्तव में मजबूत हो जाएगी। आपको आपने राजीव दीक्षित जी की वीडियो सुने होंगे, बहुत सारे वीडियो आपने सुने होंगे। उन वीडियो में आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सुनी होगी कि अमर बलिदानी युग पुरुष महामना राजीव दीक्षित जी ने अपने व्याख्यानों में गांवों में लघु उद्योगों को स्थापित करने की योजना बताई थी, जिसमें उन्होंने प्रत्येक गांव में 100 उद्योग शुरू करवाने का प्लान बनाया था, तथा व्याख्यानों में बताया था कि गांवों से निरंतर पलायन व किसानों की आत्महत्या रोकने एवं गांवों को समृद्ध बनाने के लिए एक बड़े बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए हमें गांवों से उत्पादित सामान का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल बड़ी
बड़ी कंपनियों को बेचना बंद कर उसे गांवों में ही प्रोसेसिंग कर सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाना होगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और बढ़ सकेगी और गांव समृद्ध हो सकेंगे। जैसा कि ये सारी चीजें बताई, मैं आपको वर्णन के रूप में बता दूं, वर्णन के साथ बता दूं कि अगर आज की स्थिति क्या हो रही है कि हम हमारा जो गांवों में जो भी रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, यानी गांवों से जितना भी रॉ मटेरियल निकलता है गांवों से ही निकलता है, क्योंकि क्योंकि वो ये जितना भी खेती है वो सारी खेती गांवों से होती है, और गांवों से ये अनाज या जितने भी चीजें हैं वो बाहर जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े प्लांटों में जाती है, और वहां से प्रोसेस होकर के बाहर जाती है। लेकिन स्थिति क्या होती है कि किसानों को उसके पूरे प्राइस नहीं मिलते। इसलिए होना क्या चाहिए कि कृषक उद्यमिता अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि किसान खुद अपने छोटे छोटे प्लांट लगाएगा, और छोटे छोटे प्लांट लगा करके प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके फिर बेचेगा। अगर किसी को बेचना है आगे, अगर सीटियों वालों को बेचना है तो फिर वो रिटेल बेचे, उससे आगे कहीं बेचे, लेकिन ये स्टेप तक अगर किसान करके बेचेंगे तो किसान को ही फायदा होगा, और किसान को फायदा होगा तो देश को फायदा होगा, देश समृद्ध बनेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कृषक उद्यमिता बहुत जरूरी है। और कृषक उद्यमिता अगर हमारे कृषक उद्यमिता एक अगर अभियान बन गया तो वास्तव में एक बड़ी क्रांति हो सकती है और भारत समृद्ध सशक्त हो सकता है। ये एक चांस है, ये एक किरण है जो भारत सोने की चिड़िया वापस बन सकती है, वापस समृद्ध भारत बन सकता है। लेकिन अगर हमने ध्यान दिया कि हम नौकरी के लिए भागते रहे, हमने सरकारी नौकरी चाहिए और इन सारी चीजों के लिए भागते रहे, तो आपको आप एक कल्पना करिए कि अगर गवर्नमेंट यानी सरकार अगर सबको नौकरी दे दे तो फिर ये बाकी के काम कौन करेगा? बाकी सारे काम ठप हो जाएंगे, स्थिति खराब हो जाएगी। यानी कि सरकारी नौकरी या किसी भी प्रकार की नौकरी करना एकमात्र विकल्प नहीं है, या ये अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प ये है कि जो ऐसा आदमी हो जो वास्तव में इन सारी चीजों को नहीं कर पाए, जिस जो मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ नहीं हो, जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो, ऐसी स्थिति में अगर कोई हो तो वो नौकरी करे। बाकी जो सक्षम हो, सशक्त हो, होशियार हो, वो लोग क्या करें, वो उद्यमिता करे और उद्यमिता के साथ में आगे बढ़े। उसके बाद में रोजगार संकल्प, गांवों की महिलाओं को मिलेगा काम तब बनेगा स्वावलंबी महिला संकल्प, यानी गांवों की महिलाओं को अगर काम मिला तो गांव वास्तव में समृद्ध बन सकते हैं, सशक्त बन सकते हैं। और युवाओं को रोजगार अगर मिला, स्वरोजगार मिला, जिससे युवा रोजगार संकल्प पूरा हो सकता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर किसान संकल्प। किसान अगर आत्मनिर्भर हुए तो क्या होगा? कृषक उद्यमिता कृषक उद्यमिता को व्यापक रूप से सफल बनाने एवं अधिक आर्थिक लाभ हेतु किसानों के लिए एक संयुक्त प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग आदि सभी महत्वपूर्ण कार्य करेगा। यानी कि हमने एक एक संयुक्त प्लेटफॉर्म की योजना बनाई है, अभी बनाया नहीं लेकिन योजना बनाई है कि हम संयुक्त एक प्लेटफॉर्म बनाए जिस पर कोई अगर अपना आप उत्पाद नहीं बेच पाए, अगर कोई बेच पाता है तो खुद अपने हिसाब से बेचे, लेकिन अगर नहीं बेच पाता है तो एक सामूहिक एक प्लेटफॉर्म बने, और उस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे प्रोडक्ट आए, बहुत सारे किसान उस पर प्रोडक्ट अपना दे, और फिर हम बेचे, और उसमें जितना भी मुनाफा वो आपस में बांटे। यानी कि आपको पता है गवर्नमेंट की एक योजना है, जिस योजना में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाम से ये जो स्कीम है, उसमें क्या होता है कि किसान अपने आसपास के क्षेत्र के किसान, यानी एक किसी तहसील के किसान मिलकर के 10, 15, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 जितने भी किसान मिल सके वो मिल करके एक कंपनी बनाए, कंपनी बना करके अपने उत्पाद की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करे, और अपनी ब्रांड के नाम से फिर मार्केट में बेचे, और बेच करके जितना भी मुनाफा जो होता है वो आपस में बांटे। इन सारी चीजों के साथ में गवर्नमेंट की बहुत सारी इसमें सहयोग भी है। तो वास्तव में ये चीजें है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका हम लाभ ले सकते हैं, और ये सारी चीजें करके हम किसान है वो आत्मनिर्भर बन सकता है, और अपने प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके अपने उत्पाद की अपने उत्पाद से अच्छी आय प्राप्त कर सकता है और अच्छी इनकम कर सकता है। अगर आपका उत्पाद गुणवत्ता के मानकों पर अच्छा रहा तो एनपीसीएल आपके उत्पाद सामान को खरीदने का एग्रीमेंट भी करेगी, जिससे आपको
मार्केटिंग की समस्याओं का समाधान तुरंत मिल जाएगा। एनपीसीएल या नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, अगर कोई हमसे अगर जुड़ना चाहता है तो हमारी जो नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है ये क्या करती है, अगर आपका देखो मानक सही होने चाहिए, यानी कि उत्पाद सही होना चाहिए, मिक्स या जो प्रिजर्वेटिव डाले हुए है या एसेंस डाले हुए प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। अगर आपके उत्पाद सही है तो ही हम लेंगे। और अगर आप जो हमारी जो मानक हमने तैयार किए हैं उन मानकों पर खरा उतरता है तो हम एग्रीमेंट के साथ में खरीद लेंगे और अच्छा पैसा दे करके किसान से खरीदेंगे, जिससे किसान को अपने उत्पाद की जो है मार्केटिंग की समस्याओं का तुरंत समाधान मिल जाएगा। ये हमारे हमारे पास में एक व्यवस्था है, तैयार है। चलिए अब ये एक अभियान बने, ये जो है कृषक उद्यमिता क्या हो, क्या एक अभियान बने। तो अभियान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए कृषक उद्यमिता से आर्थिक समृद्धि पाने के लिए कृषि उत्पादों के माध्यम से लखपति एवं करोड़पति बनने की इस अभियान के साथ मिलकर कृषि उद्यमिता का स्वर्णिम अध्याय लिखे। तो आप सबको यह आह्वान हमारी ओर से है कि आप भी आइए हमारे साथ में और अपने उत्पादों की प्रोसेसिंग पैकेजिंग खुद करिए। अगर करना नहीं आता है अगर करना नहीं आता है तो हमारी जो ट्रेनिंग है प्रोसेसिंग की, जो हमारी प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण का हिस्सा बनिए और उसका उसके माध्यम से आप सीखिए और सीख करके अपनी प्रोसेसिंग करिए, पैकेजिंग करिए, ब्रांडिंग करिए और मार्केटिंग करिए। इन सारी चीजों में कहीं हमारा अगर सहयोग किया, अगर आपको जरूरत है तो आप हमसे संपर्क करिए, हमारा पूरा सहयोग आपको रहेगा। इन सारी चीजों के साथ में चलिए आज की मीटिंग को स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले संडे। और अगले संडे जब मिलेंगे तो और बहुत सारे विषय लेकर आएंगे और उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे जो YouTube चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियो है, उसको देखिए और देख करके अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें तैयार कर सकते हैं आप। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए और फिर से वंदे मातरम।